हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो अभी जो हमारा डिस्कशन चल रहा है वो क्लास 9th का जो लास्ट चैप्टर है डेमोक्रेटिक राइट्स वो चल रहा है। हमने ऑलरेडी इसके दो पार्ट्स वीडियो में डिस्कस किया था। फर्स्ट पार्ट में जो हमने डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था लाइफ विदाउट राइट, और उसमें हमने 3 एग्जाम्पल से समझा था कि अगर इंसान के पास राइट्स नहीं होते हैं तो उनका जीवन किस तरीके से देखने को मिलता है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि जो राइट्स है डेमोक्रेसी में कौन कौन किस तरीके से राइट्स मिलते हैं और डेमोक्रेसी कंट्री में राइट्स की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ये सब ऑलरेडी हमने किस में डिस्कस किया था, तो पार्ट 1 में। पार्ट 2 में हमने क्या डिस्कस किया था, पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया था राइट टू, यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। फिर हमने इसमें डिस्कस किया था राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस। ये 4 राइट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था हमने पार्ट 2 में। आज जो हमारी वीडियो में डिस्कशन रहेगा, जो पार्ट 3 है हमारा, वो रहेगा हमारा कल्चर एंड एजुकेशनल राइट और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटाइजेशन, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन। तो हम डिस्कस करते हैं जो हमारे पास जो राइट टू एजुकेशनल एंड कल्चर है, यानी कि संस्कृति और आर्थिक जो हमारे पास अधिकार, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या है, हर एक व्यक्ति को अपने इच्छा के अनुसार, यानी कि जिस संस्कृति को वो पालन कर रहा है, यानी कि अपनी संस्कृति पालन करने का और शिक्षा का अधिकार किसने, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑलरेडी प्रोवाइड करा रखा। यानी कि अगर कोई एनी सेक्शंस ऑफ सिटीजन्स डिस्ट्रिक्ट, यानी कि डिस्टेंट लैंग्वेज और कल्चर हैव अ राइट टू कंजर्व इट, यानी कि हमारी कंट्री में क्या है, किसी विशिष्ट भाषा या संस्कृति वाले नागरिक को अपने वर्ग, यानी कि अपने वर्ग की संरक्षण, यानी कि संरक्षित के लिए हमारे संविधान ने क्या है, तो उन्हें एक अधिकार दे रखा है। और सरकार, यानी कि कोई भी, अगर हम बात करें कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जाता है या गवर्नमेंट के द्वारा उसको मेंटेन किया जाता है, उसमें किसी भी पर्सन के साथ, यानी कि धर्म या भाषा के आधार पे क्या होगा, उसके साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। ये किसमें, हमारे एजुकेशनल एंड कल्चर राइट्स के अकॉर्डिंग। यानी कि यहाँ पे समझाने की कोशिश की जा रही है, हमारे पास जो अधिकार है, यानी कि सांस्कृतिक और जो एजुकेशनल अधिकार है, उसके तहत किसी भी गवर्नमेंट संस्था, यानी कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, जो कि जैसे एजुकेशनल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होता है, जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेज हो गया, गवर्नमेंट स्कूल हो गया, या गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी मेंटेन किया जाने वाला इंस्टीट्यूशन, वहां पे क्या होगा, किसी भी पर्सन के साथ लैंग्वेज, यानी कि कल्चर के आधार पे और उसके या भाषा के आधार पे क्या होगा, डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता, और उसको अंदर जाने से, उसमें दाखिला लेने से, एडमिशन लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये हमारे आर्टिकल, मतलब हमारे जो एजुकेशन राइट्स है, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, उसके तहत नहीं रोका जा सकता है। अगर हम बात करते हैं कि जो हमारे एजुकेशनल और कल्चर राइट है वो कौन कौन से आर्टिकल से डील करते हैं उसके लिए, तो आर्टिकल 29 और जो आर्टिकल 30 है इसके लिए डील करते हैं। आर्टिकल 29 क्या कहता है, जो भी अल्पसंख्यक है, यानी कि जो भी माइनॉरिटीज है, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए, यानी कि उनके हितों के लिए, उनके इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए क्या है, तो वो डील करता है हमारा आर्टिकल 29। और आर्टिकल 30 क्या कहता है, आर्टिकल 30 ये कहता है कि जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, यानी कि इंस्टीट्यूट्स है, जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट का, या जो गवर्नमेंट के द्वारा मेंटेन किया जाता है, उसमें किसी भी माइनॉरिटीज को जाने से नहीं रोका जा सकता। ये कौन कहता है, आर्टिकल हमारा 30 कहता है। और फिर क्या है, सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शिक्षा संस्था स्थापित करने और संचालित करने का भी अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखा है। तो ये किस में, ये हमारा बात करता है कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, जो कि आर्टिकल 29 और 30 में दिया गया है। अब बात करते हैं राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि शोषण के विरुद्ध हमारे पास भी अधिकार है। किसी भी व्यक्ति के पास ये अधिकार नहीं है कि वो किसी दूसरे व्यक्ति का क्या करे, शोषण करे।
तो जैसे कि अगर हम बात करें इसके लिए तो हमारा आर्टिकल 23 और जो 24 है वो बात करता है। आर्टिकल 23 में क्या कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा और किसी भी व्यक्ति को फोर्सली लेबर, जिसे हम बसदुआ मजदूर कहते हैं, उस तरीके से किसी भी कंपनी, फैक्ट्री या किसी भी संस्था पर नहीं रखा जा सकता है। ये हमारा कहता है जो राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन और आर्टिकल 23 कहता है। आर्टिकल 24 क्या कहता है? आर्टिकल 24 कहता है कि किसी भी कारखाने में जो भी बच्चा 14 साल से नीचे है उसको अपनी फैक्ट्री में नहीं रख सकता है। जैसे कि कोयला निकालने वाली फैक्ट्री या जहाँ पे बारूदों का काम होता है वैसी फैक्ट्री, जहाँ पे बच्चों की लाइफ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ऐसी जगहों पर 14 साल के बच्चों को क्या कर सकते हैं, तो फैक्ट्री में काम करना अलाउ नहीं किया गया है। तो किसके तहत? आर्टिकल 24। और अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो शोषण के खिलाफ जो अधिकार है उसके तहत। फिर राइट, अब बात करते हैं हम किसके बारे में? अब बात करते हैं कि हाउ कैन वी सिक्योर दिस राइट। आखिर हमारे पास जो अधिकार है, हमारे पास जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो कैसे सिक्योर होते हैं, आखिर उनको हम कैसे सुरक्षित मान सकते हैं कि हमारे पास जो अधिकार है उसको कोई भी हनन नहीं कर सकता है। तो हमारे पास क्या है? टोटल 5 फंडामेंटल राइट्स है और उसमें से एक है हमारे पास राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अकॉर्डिंग टू राइट, जो हमारे पास अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का, उसके तहत क्या है, यदि कोई हमारे फंडामेंटल राइट्स का क्या करता है, वायलेंट करता है यानी कि हनन करता है, उसके तहत हम या तो सुप्रीम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है इसको क्या कहा गया? हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। यानी कि हमारी कंट्री में क्या है, जो हमारी जुडिशरी है, यानी कि अब बात करते हैं किसकी? जुडिशरी की। जुडिशरी क्या है? एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि हमारे पार्लियामेंट से एकदम स्वतंत्र रूप से होकर के क्या करती है, तो काम करती है। सिर्फ इसीलिए करती है ताकि वो हमारे मौलिक अधिकार को सुरक्षित रख सके, यानी कि गाइडेंस करने का काम करे और बिना पार्लियामेंट के दबाव में आकर के वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करती है? डिफाइन करती है। तो हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए और हमें वो स्वतंत्र रूप से जस्टिस दिला सके, इसलिए हमारी कंट्री में क्या है, जितनी भी जो कोर्ट्स हैं, जुडिशरी है, उसको क्या किया है, तो पार्लियामेंट से एक इंडिपेंडेंस बॉडी सेपरेट करके बनाया गया है। तो अगर हम बात करें सभी, यानी कि अगर हम बात करें जो राइट्स है हमारा, ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है वो क्या करता है, उसके तहत हम डायरेक्टली जा सकते हैं किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में यदि कोई हमारे फंडामेंटल्स का हनन करता है और उसकी प्रोटेक्शन के लिए। यानी कि अगर हम बात करें, डायरेक्ट समझने की कोशिश करें, तो यदि पार्लियामेंट के द्वारा कोई ऐसा लॉ बनाया जाता है जिससे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स या तो हनन हो रहे हो या वो कम हो रहे हो, तो उसके तहत क्या है, तो हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और डायरेक्ट अपील कर सकते हैं। ये किसके तहत? हमारे पास जो अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का, उसके तहत। यानी कि किसी भी लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव के द्वारा कोई ऐसा लॉ बनाया जाता है या कोई ऐसा काम किया जाता है जिससे हमारा फंडामेंटल राइट्स क्या हो, हनन हो या कम हो रहा हो, तो उसके तहत हम उस फैसले को क्या माना जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जो केशवानंद भारती केस आया था 1973 में, तो उसमें क्या कहा गया था कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी आर्टिकल, किसी भी पार्ट, किसी भी शेड्यूल को क्या कर सकती है, अमेंड कर सकती है या नया बिल उसमें ऐड कर, नया एक्ट उसमें ऐड कर सकती है। लेकिन जो पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं करेगी। और कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा वो कौन डिसाइड करेगा, तो वो डिसाइड करेगा सुप्रीम कोर्ट। इसके तहत अगर लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव कोई भी ऐसा कानून बनाता है जिससे हमारे फंडामेंटल राइट्स कम हो या हनन हो, तो उसको क्या होगा, तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इसीलिए क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, हमारे कंट्री के अंदर जितने भी जो कोर्ट हैं उनको क्या है, एक अलग बॉडी बनाई गई, यानी कि सेपरेट बॉडी बनाई गई है, जिसके वजह से क्या है, जो हमारे कंट्रीज के जो कोर्ट्स हैं
वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। और अगर अदालतों में यानी कि गड़बड़ी का शिकार होने वाले या हर्जाना दिलवा सकते हैं, यानी कि यदि कोई अदालतों में गड़बड़ी का शिकार होता है तो उसे क्या है, या तो उसको हर्जाना देना पड़ेगा, या हर्जाना दिलवा सकती है, या उसको दंडित किया जा सकता है। और इस हमारी कंट्री में जो कोर्ट है उसको इंडिपेंडेंस रखने का जो मेन कारण है वो यही है कि वह हमारे फंडामेंटल राइट्स को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। यहाँ पे आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि यदि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के द्वारा अगर कोई ऐसा कानून बनाया जाता है या ऐसा अमेंडमेंट किया जाता है जिससे कि हमारे मौलिक अधिकार कम हो या उसका हनन हो रहा हो, तो हम उसके लिए कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट उसको अवैध घोषित कर देता है। तो हमारा जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको जब हटाया गया, उसको हटा करके जब लीगल राइट किया गया, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट बीच में क्यों नहीं है? तो इसका कारण ये था क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी जो हमारे पास अधिकार था उसको चेंज करके हमने क्या, हमारी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ने क्या कर दिया था, लीगल राइट बना दिया। उसको क्या बना दिया, आज वो हमारे हमारे लिए क्या, वो एक लीगल राइट है, ना कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट बीच में इसलिए नहीं आया क्योंकि वो हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में रुकावट बन रही थी। तो जिसके वजह से क्या है, इसको अमेंडमेंट करना जरूरी था। तो इस अमेंडमेंट के तहत क्या था कि गवर्नमेंट के पास ये पावर आ गई कि वो किसी की भी प्रॉपर्टी खरीद सकती है। और जब तक वो हमारे पास राइट था तब गवर्नमेंट के पास ये अधिकार नहीं था कि वो हमारी प्रॉपर्टी को खरीद ले। तो इसीलिए जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव मिलकर के इस आर्टिकल, इस राइट्स को क्या किया, चेंज करके क्या कर दिया गया, लीगल राइट कर दिया, ताकि हमारी कंट्री डेवलपमेंट की ओर जल्दी से बढ़ सके। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे हमारी कंट्री में जो लैंड परचेज है, गवर्नमेंट के लिए जो लैंड अवेलेबल कराना वो सबसे ज्यादा एक टफ काम पड़ जाता था। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये हमारे राइट्स को क्या कर दिया, चेंज करके लीगल राइट कर दिया। और डेवलपमेंट की बात थी, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए इजाजत दे दी। तो यही कारण था कि हमारा राइट टू जो प्रॉपर्टी है वो अमेंडमेंट कर दिया गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा 9th क्लास का जो पॉलिटिकल साइंस है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट हो गया। अब हम अगला जो वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वो हम क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस डिस्कस करेंगे। आज आपका 6th से लेकर के 9th तक का जितना भी जो पॉलिटिकल साइंस है एनसीईआरटी का वो कंप्लीट कर दिया जा चुका है। आप उसको प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।